नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में घट रही है संक्रमण दर। आज मिले हैं 2603 कोरोना के नए मामले। पटना में सबसे ज्यादा मरीज। जी हां, बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में कोरोना के संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बिहार में 1,31,916 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें से मात्र 2603 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। और बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो बिहार में अभी 30,992 एक्टिव केस हैं, जिनका इलाज अभी भी चल रहा है। तो वहीं पिछले 24 घंटों में पटना में सबसे ज्यादा 316 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। और इसके अलावा बेगूसराय में 179, दरभंगा में 117, मुजफ्फरपुर में 137, नालंदा में 170, पूर्णिया में 115, समस्तीपुर में 123, सुपौल में 107 और वैशाली में 117 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। पप्पू यादव को मधेपुरा की निचली अदालत से आज नहीं मिली राहत। अब सेशन कोर्ट में जमानत के लिए होगी अपील। जी हां, बड़ी खबर है कि 32 साल पुराने मामले में जेल गए पूर्व सांसद पप्पू यादव को फिलहाल मधेपुरा की निचली अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। आपको बता दें कि पप्पू यादव की तरफ से आज मधेपुरा के एसीजेएम की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है। और मधेपुरा के एसीजेएम अनूप कुमार सिंह ने पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा है। साथ ही आपको बता दें कि हाईकोर्ट की तरफ से बिहार में जिला स्तर पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। और वर्चुअल मोड में केवल जरूरी मामलों के साथ साथ दिल से जुड़े मामलों की सुनवाई निचली अदालत में आज से शुरू हो गई है। और जिसके बाद पप्पू यादव की तरफ से मधेपुरा की निचली अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी, लेकिन एसीजेएम कोर्ट ने उन्हें जमानत याचिका पर राहत नहीं दी है। यास तूफान अब बिहार पहुंच गया है और इससे तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। बिहार के 7 जिलों में येलो अलर्ट और बाकी में रेड अलर्ट हुआ जारी। यास तूफान बिहार पहुंच गया है और इसने पूरे बिहार में तबाही मचा रखी है। चक्रवाती तूफान यस के पश्चिमी बंगाल उड़ीसा के तट पर टकराने के कुछ घंटों के बाद से ही पटना सहित बिहार के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई है। और पटना में तो सुबह से ही खूब बारिश हो रही है। तो वहीं मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया है कि इस तूफान का असर राज्य के सभी जिलों में अगले 3 दिनों तक बना रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि पूरे बिहार में बारिश हो रही है और खास करके बांका, पटना, गया, जहानाबाद, लखीसराय, जमुई, भागलपुर और पूर्णिया जैसे जिलों में सुबह से ही खूब बारिश हो रही है। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 7 जिलों में येलो अलर्ट और अन्य सभी जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है और लोगों से कहा है कि किसी भी हालत में घर से बाहर ना निकलें। आवश्यक होने पर अगर बाहर निकलने की नौबत आती है तो कहीं भी पेड़, बिजली पोल अथवा किसी नुकीले लोहे की चीजों के नीचे खड़े ना रहें और जर्जर मकान व दीवार के पास बिल्कुल भी ना रहें। बिहार में होगी 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती। सरकार ने हाईकोर्ट में पेश किया हलफनामा। जी हां, बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। शिक्षक के नियोजन में दिव्यांगों को आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है और इसके साथ ही अब बहाली प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नीतीश कुमार ने हाईकोर्ट में आज जवाब देकर कहा है कि वह दिव्यांगों को 4% आरक्षण देने को तैयार है। तो वहीं एडवोकेट जनरल ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से कहा है कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर करके आश्वासन दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह पूरा मामला लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है और जिसके लिए आवेदन भी जमा किए जा चुके हैं, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचने के कारण प्रक्रिया बाधित हो गई। और अब सरकार ने हाईकोर्ट में जो जानकारी दी है उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले पर अगले आदेश का इंतजार हो रहा है। चमकी बुखार को लेकर सीएम नीतीश ने की बैठक और इलाज की सही व्यवस्था रखने का दिया निर्देश।
जी हां, चमकी बुखार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की और साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी एईएस से प्रभावित जिलों में प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज की सही व्यवस्था बनाए रखने और लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से कहा कि चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के इलाज की सुदृढ़ व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके और बीमारी होने की स्थिति में समय पर इलाज हो सके। पंचायती राज प्रतिनिधियों के साथ अब खड़े हुए रामकृपाल यादव। सीएम नीतीश को पत्र लिखकर कार्यकाल बढ़ाने को कहा। बिहार में पंचायत चुनाव पर ग्रहण लग चुका है। कोरोना महामारी के कारण बिहार में पंचायत चुनाव की उम्मीद अब लगभग खत्म हो चुकी है और ऐसे में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले प्रतिनिधियों का भविष्य आगे क्या होगा, इस पर सरकार को अंतिम फैसला लेना है। तो वहीं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव पंचायती राज प्रतिनिधियों के समर्थन में उतर गए हैं और सांसद रामकृपाल यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि पंचायती राज व्यवस्था किसी संवैधानिक संकट में ना पड़े, इसके लिए जरूरी है कि सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ा दे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में सांसद रामकृपाल यादव ने यह भी कहा है कि बिहार पंचायत चुनाव 2021 फिलहाल टलने की स्थिति में पहुंच गया है और चुनाव नहीं होने की स्थिति में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिकतर योजनाएं जो पंचायतों के विकास से संबंधित हैं, उसके क्रियान्वयन में भी संकट पैदा होने वाला है और ऐसी स्थिति में बिहार सरकार को भी विधि सम्मत निर्णय की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। कोरोना से परिजनों की मृत्यु के बाद बच्चों की मदद करेगा दधीची देहदान समिति। हर महीने मिलेंगे 500 रुपए। जी हां, पूर्व उप मुख्यमंत्री व सांसद तथा दधीची देहदान समिति के संरक्षक सुशील कुमार मोदी व समिति के महासचिव पद्मश्री विमल जैन ने बताया है कि जिन परिवारों के कमाने वाले सदस्यों की मृत्यु कोरोना से हो गई है, उनके बच्चों की शिक्षा और भरण पोषण के लिए समिति प्रति महीने 500 रुपए की मदद की व्यवस्था करेगी और से 1000 बच्चों की मदद के लिए समिति 500 दानदाता परिवारों को तैयार करेगी जो 2 बच्चों की मदद के लिए सालाना 12,000 रुपए का खर्च वहन करे। और साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि कोरोना जैसी भीषण महामारी में भी जो व्यक्ति या परिवार सुरक्षित है, वे अपने को सौभाग्यशाली समझें और पीड़ित परिवारों के बच्चों की मदद के लिए आगे आए। तो अब ब्लैक फंगस के मरीजों की जान पर आफत आ गई है। आईजीआईएमएस और एम्स में दवाएं हो गई है खत्म और मरीजों को अब खुद इंतजाम करने को कहा गया। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार में ब्लैक फंगस के कहर से जूझ रहे मरीजों के सामने अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। पटना के जिन 2 प्रमुख सरकारी अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज किया जा रहा है, वहां पर दवाएं खत्म हो गई है और मरीजों के परिजनों को खुद दवा का इंतजाम करने को कहा गया है। तो इधर पटना एम्स में दवा की कमी के कारण मरीजों की भर्ती पर रोक लगा दी गई है और अब ऐसे में दोनों अस्पतालों में पहले से भर्ती तकरीबन 170 मरीजों के साथ साथ नए मरीजों की जान पर आफत आ गई है। आईजीआईएमएस और एम्स में कोरोना से ज्यादा आए ब्लैक फंगस के मरीज। ऑपरेशन के बाद भयानक हो जा रहा है पीड़ितों का चेहरा। बिहार में ब्लैक फंगस ने कोहराम मचा के रख दिया है, तो वहीं पटना में ब्लैक फंगस का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है और एम्स और आईजीआईएमएस के ओपीडी में तो कोरोना संक्रमितों से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि एम्स में पिछले दिन कोरोना के 18 जबकि आईजीआईएमएस में 21 कोरोना संक्रमितों की भर्ती हुई है। तो वहीं ब्लैक फंगस से पीड़ित 66 लोग एम्स में और 50 लोग आईजीआईएमएस में जांच कराने के लिए पहुंचे हैं और आईजीआईएमएस में 2 ब्लैक फंगस संक्रमितों की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तो इधर ब्लैक फंगस बीमारी न सिर्फ संक्रमितों को भयभीत कर रही है बल्कि उसके इलाज से जुड़े डॉक्टरों को भी विचलित कर रही है और खास करके इसके ऑपरेशन से जुड़े डॉक्टर इसकी भयावहता को देखकर सिहर जा रहे हैं। डॉक्टर इसे काफी जटिल
जटिल बीमारी बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब इसका संक्रमण आंखों और जबड़े तक पहुंच जाता है तो आंखें निकालने से लेकर जबड़े के संक्रमण हिस्से को हटाने की कार्यवाही ऑपरेशन के द्वारा ही की जा रही है और जबड़ा और नाक की हड्डियों को हटाने के बाद तो चेहरे में टेढ़ापन होना तो तय है। और यही नहीं, जिनकी एक आंख निकाली जा चुकी हो उन पर क्या बीतेगी यह अनुमान लगाया जा सकता है। उनका कहना है कि यह बीमारी काफी तेजी से बढ़ रही है। अब गांव में भी जाएगा चलंत वाहन वैन और टीकाकरण एक्सप्रेस। कोरोना जांच और वैक्सीनेशन की मिलेगी सुविधा। जी हां, कोरोना महामारी से लोगों की परेशानी को देखते हुए बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में कोरोना की जांच और टीकाकरण के लिए पहल की है और इसे लेकर अब गांव में चलंत वाहन वैन दौड़ेगी जो कोरोना की जांच करेगी और 24 घंटे के भीतर ही जांच रिपोर्ट भी देगी। तो वहीं 45 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के टीकाकरण के लिए टीकाकरण एक्सप्रेस भी चलेगी और अब ऐसे में रोजाना 1.5 लाख से अधिक लोगों की कोरोना जांच होगी और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का टीकाकरण भी आसानी से हो सकेगा। 3 कृषि कानून और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ किसान संगठनों ने मनाया काला दिवस। जी हां, 3 कृषि कानून और श्रम कानूनों में बदलाव के खिलाफ किसान व श्रमिक संगठनों ने बुधवार को काला दिवस मनाया और पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और किसान आंदोलन में शहीद किसानों को भी श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कृषि कानून और श्रम संहिता जैसे कानून रद्द करने और किसानों से सम्मानजनक वार्ता करके मांगे पूरी करने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पूंजीपतियों और कॉरपोरेटों के हित में महामारी को लंबा खींच रही है। तो वहीं इधर जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि आज देश में जनगणना से अधिक जरूरत तो कोरोना गणना की है और उन्होंने कहा कि भारत अभूतपूर्व संकट से जूझ रहा है और कोरोना से मरने वालों का गलत संख्या सरकार बता रही है। तो वहीं पप्पू यादव ने कोरोना से मरने वालों का सही आंकड़ों का खुलासा हो इसके लिए विपक्षी पार्टियों को आगे आने का आग्रह किया है।